हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग साउथ अमेरिका के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। पिछली क्लासेज हम लोग पॉलिटिकल और फिजिकल को कवर कर चुके हैं। ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट की लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इकोनॉमी को। तो सबसे पहले देखते हैं पोर्ट मरकाइबो। ये जो लेक देख रहे हैं, लेक मरकाइबो, ये वेनेजुएला की एक लेक है। जब हम फिजिकल मैप कर रहे थे तो हमने देखा था कि इस लेक को ऑयल लेक भी बोला जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होता है क्रूड ऑयल और गैसेज का। तो उसी का एक्सपोर्ट जो करना होता है, तो यहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट मरकाइबो। यहाँ से पहुँच जाते हैं हम लोग अटलांटिक ओशियन में। तो इस पोर्ट को ऑयल पोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत बड़े स्तर पे। तो ये है हमारा पोर्ट मरकाइबो वेनेजुएला का। यहाँ पे एक ऑयल फील्ड देख रहे होंगे, काराबोबो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया की IOCL और ONGC ने इन्वेस्ट कर रखा है। वो यहाँ से तेल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये भी वेनेजुएला की ही एक ऑयल फील्ड है। अगला है एक गुयाना। गुयाना में हमने जैसे पढ़ा था कि एक ब्रिटिश कॉलोनी रही थी, तो यहाँ पे बहुत से इंडियन ओरिजिन के लोग आज भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ले करके क्यों गए थे ब्रिटिशर्स इंडियंस को? क्योंकि यहाँ पे उनको गन्ने की खेती करवानी थी। तो आज भी गन्ने के लिए बहुत फेमस है गुयाना। गन्ने का बहुत बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होता है गुयाना में। और यहाँ पे एल्युमिनियम का भी एक्सपोर्ट होता है गुयाना से। ये देख रहे हैं एक सूरीनाम, ये भी एक डच कॉलोनी रहा है। तो यहाँ भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ भी यहाँ भी गन्ने का प्रोडक्शन होता है। ये देख रहे हैं एक बॉर्डर, ये गुयाना और सूरीनाम के बीच का बॉर्डर है। जैसा कि दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने बॉर्डर डिसाइड किए वो बिना डिस्प्यूट के नहीं, आज भी हर जगह डिस्प्यूट चल ही रहा है जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स डिसाइड करके गए हैं यूरोपियन कॉलोनिज्म के टाइम। तो यहाँ भी वो कैसे छूता रह सकता है? तो गुयाना और सूरीनाम के भी बीच ये वाला जो देख रहे हैं एरिया, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पे क्लेम करता है सूरीनाम, वैसे अंडर कंट्रोल है अभी गुयाना के। तो इस रीजन को बोला जाता है टिगरी। तो इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में झगड़ा चलता रहता है, सूरीनाम और गुयाना के बीच में। तो एक झगड़ा हर जगह लगा के ही जाते थे वो लोग, तो यहाँ भी एक लगा के गए हैं। तो ये है हमारा गुयाना। ये देख रहे हैं गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन में कैरिकॉम जो कैरेबियन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका हेडक्वार्टर इसी जॉर्ज टाउन गुयाना में पड़ता है, जो गुयाना की कैपिटल है। इसके 15 मेंबर हैं, जो एक ग्रीन कलर वाले दिख रहे हैं सारे इसके मेंबर हैं। और बाकी ये जो लाइट ग्रीन दिख रहे हैं ये हैं एसोसिएट मेंबर, और बाकी इस कलर वाले ये सारे के सारे ऑब्जर्वर हैं। तो एक इसका हेडक्वार्टर जॉर्ज टाउन गुयाना में स्थित है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ये देख रहे हैं ये एक ग्रिड बेस्ड सिटी है। ग्रिड बेस्ड ऐसे छोटे छोटे ग्रिड ब्लॉक्स के रूप में बटा हुआ है पूरा का पूरा शहर, तो इसको ग्रिड बेस्ड सिटी भी बोला जाता है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील का एक पोर्ट है जिसका नाम है संतोष। इसको कॉफ़ी पोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े स्तर पे कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होता है पूरे विश्व में। क्योंकि ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, तो इसलिए यहीं से पोर्ट होता है। तो कॉफ़ी पोर्ट संतोष को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। संतोष, बहुत लोगों को कॉफ़ी पी के संतोष मिलता है, इसीलिए इसको संतोष पोर्ट कहा जाता होगा। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि ये है संतोष कॉफ़ी पोर्ट। कॉफ़ी प्रोड्यूस कहाँ पे होती है? जो ये रीजन देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच, ये पूरा का पूरा रीजन है पूरे विश्व में, यहीं काफ़ी पैदा की जाती है। इसके बाहर काफ़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ही पैदा की जाती है। चाहे वो इंडिया का आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में ही प्रोड्यूस की जाती है। कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है
इंडिया में। ऐसे ही विश्व में देखें तो हम लोग ब्राज़ील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। तो यही रीजन है पूरा का पूरा कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का, जहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। इसको बीन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, द बीन बेल्ट, क्योंकि यहीं पे पूरी की पूरी कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। तो ब्राज़ील नंबर 1 सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पे आता है वियतनाम, तीसरे नंबर पे कोलंबिया। ऐसे इंडिया जो है लगभग 7वें नंबर पे आता है। हाँ, लिस्ट में 7वें नंबर पे इंडिया आता है और सबसे नंबर 1 पे है ब्राज़ील, दूसरे पे वियतनाम। तो एटलीस्ट 3 और इंडिया की रैंक याद रखना कॉफ़ी प्रोडक्शन में। पोर्ट संतोष, जो बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं जिनमें कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, उसको फजेंडा बोला जाता है। कहवे की खेती, कॉफ़ी की खेती को फजेंडा नाम दिया गया है ब्राज़ील में। तो ऐसे बहुत सारे फार्म मिलेंगे जिनमें कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, उनको फजेंडा बोला जाता है। साओ पालो, साओ पालो भी एक ब्राज़ील का ही शहर है। साओ पालो ये जो है सदर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा शहर है। इतना बड़ा कोई भी सदर्न हेमिस्फेयर में शहर नहीं है। इसको फैशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फैशन के शो भी होते हैं। बेलो हारजेंटो, ये भी एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे पड़ने वाला एक प्रांत है, बेलो हारजेंटो। यहाँ पे एक मिनास गिरास देख रहे हैं। ये रीजन है, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। स्टील बनाने की फैक्ट्रीज यहाँ पे बहुत सारी हैं। मिनास गिरास एरिया जो है, तो यहाँ पे कई सारी माइंस मिलेंगी तुम्हें आयरन ओर प्रोडक्शन की। सेंट लुइस ये रही सेंट लुइस यहाँ पे विश्व की नहीं, साउथ सदर्न हेमिस्फेयर की सबसे बड़ी व्हीट मंडी है। व्हीट एक्सपोर्ट यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे होता है। क्यों होता है? हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पंपास के मैदान है। पंपास के मैदान में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है गेहूं की, चाहे वो नदर्न हेमिस्फेयर में हो या सदर्न हेमिस्फेयर में। हमने जब पॉलिटिकल मैप किया था तो उसमें देखा था कि सदर्न हेमिस्फेयर की सबसे बड़ी व्हीट की मंडी यही है सेंट लुइस, और नदर्न हेमिस्फेयर या विश्व की सबसे बड़ी वो हमने देखा था कनाडा के विनीपेग। तो ये है सेंट लुइस, जो सदर्न हेमिस्फेयर की लार्जेस्ट व्हीट मंडी है। ये व्हीट का बहुत बड़े स्तर पे एक्सपोर्ट भी करते हैं यहाँ से, सेंट लुइस से। ये रहा फॉकलैंड। हमने देखा था कि फॉकलैंड जो है वो ब्रिटेन के कब्जे में है। फॉकलैंड में ऑयल गैस भी पाई जाती है इस रीजन में। और एक चीज़, पूरा चारों तरफ इसके देख रहे हैं एरिया, ये बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे फिशिंग की जाती है। फिशिंग के लिए बहुत अच्छी साइट है यहाँ पे। ऐसा क्यों है कि क्या है यहाँ पे कि बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे फिश पाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे इधर से वार्म करंट ब्राज़ीलियन करंट और इधर से कोल्ड करंट फॉकलैंड करंट आ करके इसी यहीं पे मिलती आके हैं। तो जहाँ भी विश्व में वार्म करंट और कोल्ड करंट आके मिलती हैं वो बहुत अच्छा ग्राउंड होता है फिश ब्रीडिंग के लिए। जो विश्व की प्रसिद्ध फिशिंग साइट हैं वो सब के सब देखना कि वहाँ पे एक वार्म करंट और कोल्ड करंट आ करके मिलती हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग ग्राउंड बनता है। ये अभी भी ब्रिटेन के कब्जे में है, यूके के कब्जे में है फॉकलैंड। मीट एक्सपोर्ट, ये देख रहे हैं बेनस एयरेस, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे पशुपालन होता है। हमने देखा था पंपास के मैदान है इस रीजन में, और वहाँ पे एक घास पाई जाती है अल्फा, तो वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है। तो उसी को खा करके बहुत जल्दी पशु बड़े होते हैं, फिर उनको काट के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो मीट बहुत बड़े स्तर पे एक्सपोर्ट होता है। विश्व का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर यही है, अर्जेंटीना बेनस एयरेस से एक्सपोर्ट होता है। जिनमें पाले जाते बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, तो उनको कहीं पे एक जगह उनको रखने के लिए एक बाड़े जैसा बना देते हैं। देख रहे, बाड़ लगा दी, इसके अंदर पशुओं को रात में बंद कर देते हैं, दिन में फिर खोल देते हैं और ये पूरे एरिया में घूमते रहते हैं, चरते रहते हैं। तो वो ये जो बाड़ा होता है इसको बोला जाता है रेंचेज, RANCHES, रेंचेज। और इनको चराने के लिए अब इतने बड़े ग्राउंड में गायें घूम रही चर रही हैं, इनको रात को इकट्ठा करना है तो पैदल तो आदमी थक जाएगा, कब तक करेगा? तो घोड़े पे बैठ के इसे चराते हैं। उनके पास एक ऐसी रस्सी रहती है, फेंक के पकड़ लेते हैं जो भाग रहा होता है, और दिन भर ये घूमते रहते हैं। तो धूप भी लगती है, तो एक ऐसी कैप लगाए रहते हैं। इस कैप को
काऊ बॉय हैट बोलते हैं, क्योंकि इनको काऊ बॉय बोला जाता है, क्योंकि गायें चराते रहते हैं, इसीलिए इनको काऊ बॉय या हिंदी में इसको ग्वाचो बोला जाता है। ये कैप आप तो जानते होंगे, आजकल फैशन आइकन बन गई है, काऊ बॉय हैट के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो यही लोग लगाते थे, तो वहीं से ये डिज़ाइन निकल के आया है। ये धूप से बचने के लिए लगाए रहते थे जो गायें चराते थे, बड़े बड़े, चाहे वो पम्पास के किसी भी रीजन में हो, चाहे सदर्न हेमिस्फेयर का पम्पास हो या नदर्न का। तो ये है काऊ बॉय हैट, और ये है काऊ बॉय और रेंचेज, ये जो बाड़ा है जिसमें गायें बंद की जाती हैं। ट्रांस इंडियन रेलवे, ये देख रहे हैं यहाँ एक है शहर साल्टा, साल्टा से लेके एंटोफगास्ता तक जो एक पूरी की पूरी रेलवे लाइन बिछी हुई है। क्यों बिछी हुई है? क्योंकि ये हमने देखा कि पम्पास रीजन है, यहाँ पे गेहूँ बहुत बड़े स्तर पे होता है, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए या तो देखो यहाँ पे शहर है, यहाँ से इसको लेके यहाँ तक आए, या फिर इधर से ही ये ज़्यादा पास पड़ता, तो ये इधर एक रेलवे लाइन बिछा दी यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर में। तो ये है एंटोफगास्ता से, साल्टा से लेकर के एंटोफगास्ता तक ट्रांस इंडियन रेलवे है। लेकिन बीच में तो आ जाता है एंडेस माउंटेन, तो उसको कैसे क्रॉस किया? वो एक पास है बीच में जिसका नाम है उस्प्लाटा पास, एक दर्रा है जिसके जरिए ये गुजरती है रेल लाइन, ट्रांस इंडियन रेल लाइन उस्प्लाटा पास। तो ये है हमारी ट्रांस इंडियन रेलवे लाइन। सेरो डे पास्को, ये पेरू की एक माइनिंग रीजन है, इसको माइनिंग कैपिटल ऑफ पेरू भी बोला जाता है। यहाँ पे सिल्वर, कापर, जिंक और लेड बहुत बड़े स्तर पे प्रोड्यूस किया जाता है। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा रीजन सेरो डे पास्को माइनिंग एरिया है। ये है बोलीविया, बोलीविया की देख रहे हैं कि 2 कैपिटल है, एक ये है लापाज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और ये है सक्रे, ये है जुडिशियल कैपिटल। ये जो बोलीविया है, यहाँ से सिल्वर का प्रोडक्शन होता है बोलीविया में, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है लेकिन होता है। ये रहा वेलपराइजो, चिली देख रहे हैं, लंबा सा कंट्री चिली, चिली का एक शहर है वेलपराइजो। यहाँ पे पाया जाता है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, और जहाँ मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है, मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट में अंगूर, संतरा, ऐसे रसीले फल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आलू वगैरह तो वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं मेडिटेरियन रीजन में ही। तो जहाँ पे अंगूर पैदा हो, संतरा पैदा हो, वहाँ पे अंगूरी ना बने, शराब ना बने, वाइन बियर ना बने, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन जो देख रहे हैं, वेलपराइजो के चारों तरफ का जो एरिया है वो पूरा का पूरा मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। तो बहुत बड़े स्तर पे फल प्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे शराब, वाइन का प्रोडक्शन होता है, बियर और वाइन का। ये पूरा का पूरा रीजन जो देख रहे हैं, पूरे के पूरे रीजन में बियर और वाइन के लिए फेमस है। अगर आप चिली घूमने जाएंगे तो ये सेंटियागो में एक पूरा का पूरा टूर ही बुक होता है, बियर एंड वाइन टूर। तो वही एरिया घुमाया जाता है जहाँ बियर और वाइन प्रोड्यूस होती है, आप वो पूरा घूम सकते हैं। तो विश्व में जहाँ जहाँ भी मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है, वहाँ पे बड़े स्तर पे शराब का प्रोडक्शन होता है। जैसे फ्रांस की शैंपेन आपने सुनी ही होगी, वो भी इसी मेडिटेरियन रीजन में आता है। ये एरिया जो देख रहे हैं, ये भी मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट है, लेकिन यहाँ पे शराब का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलीजन की वजह से, यहाँ पे इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो इस्लाम में शराब जो है बना है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है इसके मेडिटेरियन क्लाइमेट होने के बावजूद भी। बाकी जगह तुमको हर जगह मिलेगा शराब का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पे, जहाँ जहाँ मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट है। कापर, ये देख रहे हैं पूरा कंट्री चिली, या टाकामा डिजर्ट पड़ता है इस रीजन में, तो ये बहुत बड़े स्तर पे कापर का प्रोडक्शन करता है। विश्व में सबसे
ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री कॉपर का वो चिली ही है। तो यहाँ की कुछ फेमस माइंस हैं जैसे चुक्विटीकमाटा, स्कोंडीडा, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉपर माइन है विश्व की। और ये है चुक्विटीकमाटा, ये भी यहीं पे कॉपर की माइन है। और ये देख रहे हैं अरिका जो है, अरिका प्रोविंस है, इसके चारों तरफ कॉपर की बहुत सारी माइंस हैं। यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे कॉपर का काम होता है, चाहे बर्तन बनना हो, प्रोडक्शन हो और एक्सपोर्ट हो कॉपर का, वो यहीं से होता है। तो इसीलिए अरिका को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों तरफ बहुत सारी कॉपर की माइंस मिलेंगी। और ये रहा स्कोंडीडा, ये लार्जेस्ट कॉपर माइन है चिली में। और ये है हमारी चुक्विटीकमाटा, ये भी कॉपर की माइन है, बहुत बड़ी माइन देख रहे हैं, 4.5 किलोमीटर लंबी और 2.3 किलोमीटर चौड़ी ओपन कास्ट माइनिंग है। ऐसे ओपन खुली है, ऐसे नीचे तक खोदते चले जाते हैं कॉपर निकालने के लिए। तो ये है हमारा कॉपर प्रोडक्शन एरिया। अगर हम देखें विश्व के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में तो नंबर 1 पे चिली है, दूसरे पे पेरू, फिर DR कांगो। तो ये कुछ हैं कॉपर प्रोडक्शन के। चाइना आता है चौथे नंबर पे कॉपर प्रोडक्शन में। सिनकोना अमेजन के जंगलों में इक्वेटर पे पड़ते हैं। रोज़ बारिश होती है, बारिश होगी मच्छर होंगे, काटेंगे मलेरिया हो जाएगा। तो वहाँ पे एक पौधा पाया जाता है सिनकोना, उससे निकलता है क्विनाइन। तो वो दवा का काम करता है, मलेरिया की दवा का काम करता है क्विनाइन। सिनकोना से निकाला जाता है क्विनाइन, जो कि मलेरिया में काम आता है। जब यूरोपियंस आए थे तो बहुत सारे मर जाते थे मलेरिया से, तो उन्होंने ही ये डेवलप की थी, सिनकोना से क्विनाइन बना के मलेरिया की दवा विकसित की थी। चाहे वो अफ्रीका में भी मलेरिया का बहुत प्रकोप है, अभी भी है वहाँ पे तो। और ये है अमेजन में सिनकोना। ये रहा सिकल जो है, ये एक प्लांट होता है, इसमें से गम निकलता है। जैसे रबड़ के प्लांट होते हैं उसमें से गम निकलता है, उसी से बनता है च्युइंगम। जो नेचुरल च्युइंगम होता है वो इसी प्लांट से बनता है। सिकल ये भी पाया जाता है इसी रीजन का। जो हमारी एज़टेक सभ्यता पढ़ी थी हम लोगों ने, जो ये कार्टन पेनिनसुला के चारों तरफ मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज वाला जो रीजन था, वहाँ पे जो विकसित हुई थी, तो वहीं एज़टेक वाले ही सबसे पहले इसका इस्तेमाल शुरू किए थे च्युइंगम का। इसका जो गम निकलता था उसको चबाया करते थे, इसीलिए उसका नाम च्युइंगम पड़ गया। तो ये है कार्नाउबा वैक्स, ये पाम ट्री जैसा देख रहे हैं, इससे निकलता है एक वैक्स, जिसको ब्राज़ील में ये बहुत बड़े स्तर पे प्रोड्यूस किया जाता है। इसको पाम वैक्स भी बोलते हैं या ब्राज़ील वैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ब्राज़ील में पैदा किया जाता है। तो इससे शू पॉलिश भी बनती है, जूता पॉलिश करने के लिए, या फिर इसको एज ए फूड एडिटिव भी यूज किया जाता है, खाने वाने की चीज़ों में भी मिलाया जाता है ये वैक्स, कार्नाउबा वैक्स। ये भी ब्राज़ील में ही होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? जंगल है, उसको काटो और फिर उसको जला दो तो वहीं राख हो जाएगी, जो खाद का काम करेगी, और एरिया खाली हो गया, उसी में कुछ बो दो। तो यही कहलाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो मतलब काटा फिर जला दिया, फिर उसी में खेती करते हैं। जब इसकी ख़त्म हो जाती है प्रोडक्टिविटी, तो इस रीजन को छोड़ देते हैं, अगला रीजन जा कर के वहाँ जंगल क्लियर करते हैं, उसको जलाते हैं। ये फिर कुछ दिन में, कुछ सालों में ये अपने आप रिकवर हो जाता है। तो इसीलिए इसको शिफ्टिंग बोला जाता है कि यहाँ कुछ दिन किए फिर अगले जगह शिफ्ट हो गए, तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया जाता है। तो ये जो मेनली तुमको मिलेगी जहाँ पे घने जंगल हों, जहाँ पे खाली जगह होगी, वहाँ पे ज़रूरत ही क्या पड़ेगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, जगह ही खाली है वहीं कर लें। तो मेनली कहाँ घने जंगल मिलेंगे? इसी इक्वेटोरियल रीजन के अराउंड मिलते हैं। तो चाहे अमेजन बेसिन हो, सेंट्रल अफ्रीका हो, या इधर का ये इंडोनेशियन रीजन हो जाए, पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया का रीजन, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, घने जंगल पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उन्हीं में ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन पाया जाता है। तो उसके हर जगह एक नाम होता है। जैसे ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पे उसको रोका बोला जाता है ब्राज़ील में। ऐसे ही जो युकाटन और ग्वाटेमाला वाला रीजन है, मेक्सिको से नीचे, मेक्सिको का कुछ पार्ट और बेलीज ग्वाटेमाला, तो वहाँ पे उसको मिल्पा बोलते हैं।
ऐसे श्रीलंका में देखोगे तो उसको चेना बोलते हैं। इंडोनेशिया लदांग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपने यहाँ देखोगे तो उसको झूम बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू बोलते हैं। और ये तो मिल्पा ही है, सेंट्रल अफ्रीका वाला, जो सेंट्रल अमेरिका मेक्सिको का रीजन है। ऐसे इंडोनेशिया का हमने देख लिया लदांग। काइन बोलते हैं फिलीपाइंस में, रे वियतनाम में, कनको वेनेजुएला में, और मसोले जो है कांगो और सेंट्रल अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ इसको मसोले बोला जाता है। तो ये अक्सर मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। ये तो बात हो गई विश्व की। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में भी जैसे कि हमारे यहाँ पे कहाँ जंगल मिलेंगे, एक तो वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, तो आंध्रा वगैरह है, तो वहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टिवेशन पाई जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम झूम कहते हैं, हमने पीछे भी देखा। ऐसे ही उड़ीसा में पोडू, डाबी, कोमान, या फिर आंध्रा में भी इसको पोडू ही बोला जाता है। वेस्टर्न घाट में भी पाई जाती है तो वहाँ पे इसको कुमारी बोला जाता है। राजस्थान का जो साउथ ईस्ट रीजन है वहाँ पे भी होती है, उसको वात्रा बोलते हैं। ऐसे जो छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उसको पेंडा, बेवार, दहिया या देप्पा बोला जाता है। तो ये बस्तर का रीजन है। तो अलग अलग नाम है इंडिया में भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन के, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। गुआनो बर्ड। गुआनो बर्ड पाई जाती है पेरू में। पेरू या और भी जगह पूरे विश्व में समुद्र के किनारे। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये समुद्र में गोते लगा करके मछली खा लेती है। मछली खाने में बहुत एक्सपर्ट होती है, इसकी बनावट ऐसी है। तो ये देख रहे हैं पेरू का रीजन है, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं समुद्र से लगे हुए। जैसे कि हमने एक चिंचा देखा भी था जब हम लोग फिजिकल मैप कर रहे थे। तो ये बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड हैं छोटे छोटे। तो यहीं पे ये गुआनो बर्ड रहती हैं। और यहाँ पे पेरू चिली ट्रंच है, तो वहाँ मछलियाँ भी हैं। हालांकि यहाँ पे फिशिंग तो डेवलप नहीं हो पाई ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरू चिली ट्रेंच है, बहुत डीप है, जिसकी वजह से फिशिंग बहुत बड़े स्तर पे नहीं होती है, थोड़ी बहुत तो होती ही है। तो ये बर्ड जो है यहाँ पे गोता लगा करके खा लेती हैं मछलियाँ को। ये देख रहे हैं, ये है हमारी गुआनो बर्ड। ये जो है यहीं पे इनके शेप बनावट ऐसी है कि पानी में गोता लगा करके खा जाती हैं मछलियों को। खूब मछलियाँ खाती हैं। मछलियाँ जब खाती हैं तो जब खाएंगी तो बीट भी करती हैं। देख रहे हैं कितना सब कवर कर दी हैं, बीट कर करके मछलियाँ खा खा के। तो ये जो बीट होता है उनमें पाया जाता है नाइट्रोजन। बहुत बड़े स्तर पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है। फास्फोरस भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। तो अब वो आइलैंड पे भरा पड़ा है। ये सब क्या है? फर्टिलाइज़र है। इनको फर्टिलाइज़र की तरह यूज कर सकते हैं। तो पेरू में बहुत बड़े स्तर पे इसको कलेक्ट किया जाता है। देख रहे हैं ये सब गुआनो बर्ड खा पी के अपना बैठे हैं, इधर लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ये सब पुराना जो हो चुका है, इसमें फर्टिलाइज़र ही फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इसको कलेक्ट करके, इसको प्रोसेस करके फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारी गुआनो बर्ड की इम्पॉर्टेंस। ऐसे बहुत सारी बर्ड पाई जाती हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। दुनिया भर में लगभग 9000 स्पीसीज हैं बर्ड की, जिसमें 40% 3600 स्पीसीज के करीब साउथ अमेरिका में ही पाई जाती हैं। तो इतने बड़े स्तर पे बर्ड पाए जाने की वजह से ही इसको कंटिनेंट ऑफ बर्ड भी बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को कंटिनेंट ऑफ बर्ड। ये रहा लिथियम ट्रायंगल। चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे लिथियम के भंडार हैं। दुनिया का लगभग 75% प्रोडक्शन जो है इसी रीजन से होता है। लिथियम का क्या काम है? लिथियम जो है आजकल रिचार्जेबल बैटरी बनती हैं, तो उसमें लिथियम आयन बैटरी, चाहे फ़ोन में देखा हो या फिर कार भी आने लगी हैं अब तो बहुत बड़े स्तर पे लिथियम का ही इस्तेमाल होता है, जो रिचार्जेबल बैटरीज बनती हैं। और आने वाला जो समय है, क्रूड ऑयल से शिफ्ट हो रहे हैं किस पे? रिचार्जेबल कार्स जो हैं, बैटरी कार्स हैं। तो उनके लिए ज़रूरत क्या है? इसी लिथियम की ज़रूरत है। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी पे हर कंट्री काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिथियम का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पे होता है। तो हर एक जो है कंट्री यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करना चाहता है लिथियम प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए इसको
ट्रायंगल को लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया मिला करके। इंडिया की एक कंपनी है खनिज विदेश लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये एक कोई कंपनी नहीं है, 3 कंपनी का जॉइंट वेंचर है। कौन कौन सी? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL। इन तीनों का इक्वल तो नहीं है, 40-30-30 का जॉइंट वेंचर है खनिज विदेश लिमिटेड। इसका काम क्या है? ये नाम से स्पष्ट है, विदेश में जा कर के इन्वेस्ट करती है। विदेशों में खनिज का एक्सप्लोरेशन करना होता है तो यही कंपनी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, जनवरी 15 की 2024 PIB की खबर है कि इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट। किसके साथ? लिथियम एक्सप्लोरेशन के साथ। अर्जेंटीना से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन। अर्जेंटीना इसी लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। और कौन सी कंपनी है हमारे यहाँ से? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। यही जा कर के एक्सप्लोरेशन करेगी अर्जेंटीना में लिथियम का, क्योंकि लिथियम हर एक की ज़रूरत है आजकल। तो ये अभी 15 जनवरी की ही खबर है, 15 जनवरी 2024 की लेटेस्ट खबर है। अर्जेंटीना से एग्रीमेंट किया है हमने लिथियम एक्सप्लोरेशन के, जिसमें हमारी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो जॉइंट वेंचर है वो जा कर के एक्सप्लोर करेगी। अब इतने सारे खनिज, मिनरल्स, कॉफ़ी सब कुछ मिलता है तो इसीलिए इसको पर्ल ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। पैसिफिक ओशियन का मोती, साउथ अमेरिका को ही कहा जाता है पर्ल ऑफ पैसिफिक। तो ये था हमारा साउथ अमेरिका का इकोनॉमिक एस्पेक्ट। आप इस लेक्चर की PPT को डाउनलोड करना है तो सिविल नेविगेटर चैनल है हमारा टेलीग्राम, वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।